गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की हम लोग स्टडी कर रहे थे और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर हम लोगों ने जो स्टडी किया था कि कोई भी कंपाउंड जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। और हम लोगों ने चेक किया था, हम लोगों ने स्टडी किया था कि किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए उस मॉलिक्यूल कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन होना चाहिए या फिर एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए या फिर मॉलिक्यूल और उसका मिरर इमेज दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होने चाहिए? नॉन सुपर इम्पॉसिबल होने चाहिए। अगर मॉलिक्यूल और मिरर इमेज दोनों एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पॉसिबल होंगे तभी आप क्या बोल सकते हो कि जो दिया हुआ मॉलिक्यूल है वो क्या होगा? आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने स्टडी किया कि इनैंशियोमर्स क्या होते हैं। तो इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और उसका नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, उन दोनों के बीच का जो उन दोनों का जो रिलेशन होता है उन दोनों को क्या बोलते हैं? इनैंशियोमर्स बोलते हैं। यानी कि ओरिजिनल मॉलिक्यूल एंड इट्स नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, तो वो होते हैं क्या? इनैंशियोमर्स। और इनैंशियोमर्स की प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने स्टडी की थी क्या कि इनैंशियोमर्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है एक्सेप्ट रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कि जो इनैंशियोमर्स होते हैं वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। और केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी की, अगर आप ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की, इनैंशियोमर्स की रिएक्शन किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ कराते हो तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है दोनों इनैंशियोमर्स की डिफरेंट आएगी। और अगर आप ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ कराते हो तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या आ जाएगी? दोनों की सेम आएगी। ओके, नेक्स्ट फिर हम लोगों ने स्टडी किया था डायस्टीरियोमर्स। तो डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियोआइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज, स्टीरियोआइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। यानी कि ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया था रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या आता है? रेसिमिक मिक्सचर का मतलब होता है कि ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर दोनों इनैंशियोमर्स यानी कि आइसोमर और उसका मिरर मॉलिक्यूल और उसका मिरर इमेज, मिक्सचर इन विच बोथ इनैंशियोमर्स आर प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट, जिसके अंदर दोनों इनैंशियोमर्स इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम इनैंशियोमर्स बोलते हैं। ठीक, तो सॉरी, ऐसे मिक्सचर जिनके अंदर दोनों इनैंशियोमर्स इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उनको हम रेसिमिक मिक्सचर्स बोलते हैं। ठीक, तो अब हम जो हम स्टडी करने वाले हैं, आज जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ये जो आपका यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को बोलते हैं क्या? पोलेरोमीटर। ये जो पूरा पार्ट दिया हुआ है, पूरा मैंने स्केच ड्रॉ किया हुआ है, इस पूरे स्केच को क्या बोलते हैं? हम पोलेरोमीटर बोलते हैं। तो पोलेरोमीटर किस लिए यूज होता है? पोलेरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपको दिया हुआ है, उसका स्पेसिफिक रोटेशन मेजर्ड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पोलेरोमीटर का यूज करते हैं। ठीक, तो पोलेरोमीटर के अंदर मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी चीजें वन बाय वन के पोलेरोमीटर के। ये जो आपका पूरा सेटअप दिया हुआ है, इस सेटअप के अंदर कौन सा पार्ट किस लिए यूज हो रहा है। यहाँ पर आपको कोई एक लाइट सोर्स दिया हुआ है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का मतलब क्या हुआ कि इस लाइट सोर्स से केवल वन टाइप ऑफ वेवलेंथ ही इमिट हो रही है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर से मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ इमिट हो रही है, नहीं। मोनोक्रोमेटिक लाइट दिया, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स दिया हुआ है। तो अब इस लाइट को, और ये जो लाइट यहाँ से डायरेक्ट सोर्स से इमिट हो रही है, ये लाइट कैसी है? अनपोलराइज्ड लाइट है। यानी कि लाइट का जो प्रोपेगेशन है वो सभी डायरेक्शन में हो रहा होगा। जो वाइब्रेशंस है, ऑल थ्री डायरेक्शंस में वाइब्रेशंस हो रहे होंगे। इस लाइट को आपने पास कराया किससे? निकोल प्रिज्म।
ये यहाँ पर एक प्रिज्म दिया हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म से पास कराया और इस प्रिज्म को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजर बोलते हैं। पोलराइजर निकोल प्रिज्म, पोलराइजर निकोल प्रिज्म से जब आप इसको पास कराओगे तो इस प्रिज्म का काम क्या होता है कि जो अनपोलराइज्ड लाइट है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि इस प्रिज्म से पास होने के बाद जो लाइट है, लाइट के वाइब्रेशंस केवल एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो ये लाइट कौन सी हो जाएगी, पोलराइज्ड लाइट हो गई। अब इस पोलराइज्ड लाइट को आप क्या करने वाले हो, सैंपल से पास कराओगे। ये आपको कोई एक ट्यूब दी हुई है, जिस ट्यूब के अंदर आपने क्या रखा हुआ है, ऑर्गेनिक सैंपल रखा हुआ है, और इस ट्यूब की जो लेंथ है, सपोज करो वो आपने कितनी ली हुई है, 1 डेसीमीटर। तो जो स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन में जो ट्यूब की लेंथ हम यूज करते हैं वो 1 डेसीमीटर लेंथ यूज करते हैं, और 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये 1 डेसीमीटर की 1 डेसीमीटर लॉन्ग आपने ट्यूब ली हुई है जिसके अंदर ऑर्गेनिक सैंपल भरा हुआ है। अगर ये ऑर्गेनिक सैंपल ऑप्टिकली एक्टिव है तो लाइट के इंटरेक्शन में आएगा। लाइट के इंटरेक्शन में आने के बाद जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसके इंटरेक्शन में आने के बाद लाइट को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। तो किस डायरेक्शन में लाइट का रोटेशन होगा वो आप ऑब्जर्व करने वाले हो किससे, एनालाइजर से, जो कि निकोल प्रिज्म ही लिया हुआ है, एनालाइजर निकोल प्रिज्म। तो जब आप यहाँ पर इससे ऑब्जर्व करोगे तो बेसिकली ये जो यहाँ पर प्रिज्म लगा हुआ है, इस प्रिज्म को आप क्या कर सकते हो, इस प्रिज्म को आप रोटेट कर सकते हो। तो जब आप इसको रोटेट करोगे तो रोटेट करते टाइम जिस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम लाइट इंटेंसिटी मिलेगी उस पॉइंट को क्या कर लोगे, आप नोट कर लोगे। तो जैसे अभी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनिशियली ये प्रिज्म और ये प्रिज्म, दोनों प्रिज्म सेम ओरिएंटेशन पर अरेंज थे। उसके बाद जब ये लाइट आपकी इस सैंपल से पास होकर के गई, सपोज करो ये लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गई, तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गई तो आप इसको डायरेक्ट ऑब्जर्व करोगे तो आपको लाइट इंटेंसिटी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये जो आपके यहाँ पर इसके ब्लॉक्स दिए हुए हैं ये क्या कर रहे होंगे, इस लाइट को कट कर दे रहे होंगे। तो लाइट कौन कब पास होने वाली है, जब ये लाइट और ये जो यहाँ पर ब्लॉक्स दिए हुए दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस प्रिज्म को रोटेट करोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, धीरे 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 रोटेट करोगे, और जिस डिग्री पर, जिस रोटेशन की डिग्री पर लाइट की विजिबल इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो वहां पर आप क्या कर लोगे, उसको नोट कर लोगे कि इस पॉइंट पर, यानी कि ये जो सैंपल है इस सैंपल ने इस लाइट को इतने डिग्री क्लॉकवाइज या फिर इतने डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है। तो इस तरह से आप क्या करते हो, कोई भी ऑर्गेनिक सैंपल दिया हुआ है उसका स्पेसिफिक रोटेशन हम कैलकुलेट करते हैं। तो स्पेसिफिक रोटेशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला भी अगर आप मैथमेटिकली डिफाइन करो इसको, मैथमेटिकली क्या आ जाएगा, मैथमेटिकली स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय एल इंटू सी। तो अगर आप मैथमेटिकली स्पेसिफिक रोटेशन की बात करते हो तो मैथमेटिकली स्पेसिफिक रोटेशन ये आ जाएगा। तो यहां पर जो दिया हुआ है ये आ जाएगा आपका स्पेसिफिक रोटेशन एट टी डिग्री टेम्परेचर। टेम्परेचर भी मेंशन करना होता है कि आप किस टेम्परेचर पर रोटेशन कैलकुलेट कर रहे हो, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने पर स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो जाता है, तो इसलिए आपको टेम्परेचर भी मेंशन करना नेसेसरी होता है। और लैम्डा क्या लिया हुआ है, लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो के कौन सी मोनोक्रोमेटिक लाइट आप यूज कर रहे हो, जनरली आप सोडियम डी लाइट यूज करते हो। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, अल्फा ऑब्जर्व्ड, तो ये क्या आ जाएगा, ऑब्जर्व्ड रोटेशन, ये ऑब्जर्व्ड रोटेशन आ जाएगा। एल लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब इन
डेसीमीटर। जो सैंपल ट्यूब है, सैंपल ट्यूब की लेंथ आप किस यूनिट में यूज करने वाले हो? डेसीमीटर में यूज करने वाले हो। ओके, सी क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल इन ग्राम पर ml। जो सैंपल है, सैंपल की कंसंट्रेशन आप किस यूनिट में यूज करने वाले हो? ग्राम पर ml में सैंपल की कंसंट्रेशन यूज करोगे। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको? स्पेसिफिक रोटेशन मिल जाएगा। जो भी आपको ऑर्गेनिक सैंपल दिया हुआ है, ऑर्गेनिक सैंपल से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे? स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट कर लोगे। ओके, तो अभी मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। ये ऑब्जर्व रोटेशन है, ये सैंपल ट्यूब की लेंथ है, ये कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल दिया हुआ है T डिग्री सेल्सियस, और लैम्डा रिप्रेजेंट करता है किसको? वेवलेंथ को, कि आप जो लाइट यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ कितनी गिवन है आपको। तो ये पूरा सिस्टम जो आता है, ये जो पूरा एपरेटस यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? पोलरोमीटर बोलते हैं। और किसी भी ऑर्गेनिक सैंपल का जो आप स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट करते हो, वो किससे करते हो? पोलरोमीटर से ही कैलकुलेट करते हो। ओके, हम एक क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन लिखो, A and B both are enantiomers. A and B both are enantiomers. Specific rotation of A is plus 20 degree Celsius, plus 20 degree Celsius नहीं, specific rotation of A is plus 20 degree, and rotation of mixture of A and B is minus 10 degree। तो A और B का कोई मिक्सचर लिया हुआ है, जिसका मिक्सचर का रोटेशन कितना दिया हुआ है आपको? 10 डिग्री दिया हुआ है। What will be the percentage of A and B in mixture? तो आपसे क्या पूछा है कि ए और बी की मिक्सचर के अंदर जो परसेंटेज है, वो परसेंटेज क्या होने वाली है? कि ए कितना परसेंटेज है और बी कितना परसेंटेज है, वो आपको यहां पर फाइंड करना है। ओके, तो किस तरह से करने वाले इस क्वेश्चन को? लेट्स मोल ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स। एक्स के मोल कितने आ गए आपके? ए के मोल मैंने कितने ले लिए? एक्स। मोल ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस का एक्स। परसेंटेज में आपको कैलकुलेट करना है, ठीक। रोटेशन ऑफ ए का रोटेशन कितना आ जाएगा? 20 इंटू का एक्स। रोटेशन ऑफ बी ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस का एक्स। अब देखो यहां पर ए का रोटेशन अगर प्लस का 20 डिग्री दिया हुआ है, तो बी क्या है? उसका इनएंशियोमर है, तो उसका रोटेशन कितना आ जाएगा? माइनस का 20 डिग्री, ठीक। तो अब आपको नेक्स्ट क्या करना है? रोटेशन ऑफ मिक्सचर का रोटेशन क्या आ जाएगा? 20 प्लस का x माइनस 20, 1 माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 10 डिग्री। बस अब आप क्या करोगे?
इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू मिलने पर आप इजीली यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर आपको परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ओके तो अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं कि जो नेक्स्ट पार्ट अभी हम यहाँ पर लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है क्या, RS configuration of compounds। इसको RS कॉन्फ़िगरेशन को हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए E एंड Z नेमिंग की थी, इसी तरह से यहाँ पर हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए, ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए RS नेमिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले RS नेमिंग करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि तो RS नेमिंग करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन, और एक आ जाएगा 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन जिसमें मॉलिक्यूल क्या होता है। जैसे मान लो आपको ये एक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक, ये कंपाउंड दिया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ये रिप्रेजेंटेशन हमको क्या दिया हुआ है, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। ठीक, एक होता है 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, और इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। ठीक, तो फिशर प्रोजेक्शन में जो 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है, 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को हम 2D प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो आपका क्रॉस पॉइंट होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन का जो क्रॉस पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। तो अगर आपको ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इस मॉलिक्यूल को आपको इसके अंदर कन्वर्ट करना है, यानी कि 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को 2D के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आप किस तरह से करोगे। एक सिंपल सा मेथड मैं आपको बता देता हूं, हालांकि एग्जाम में इस तरह का कन्वर्जन करने के लिए नहीं आता है, आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि आप इसको फिशर प्रोजेक्शन से इसमें कन्वर्ट करो या कन्वर्ट दिस इनटू दैट। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा। जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको यहाँ पर इस टाइप के मॉलिक्यूल दिए हुए और इसको कन्वर्ट करना है आपको, तो किस तरह से कन्वर्ट करोगे। देखो, सपोज करो इस मॉलिक्यूल को अपने आप को एज्यूम करो किस लेवल पर, कि अपने आप को मॉलिक्यूलर लेवल पर एज्यूम करो। और जब आप अपने आप को मॉलिक्यूलर लेवल पर एज्यूम करोगे तो खुद को मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में उस डायरेक्शन में लेकर के आओ कि ये जो आपका बॉन्ड दिया हुआ है, जो आपका डैश बॉन्ड है, ये क्या हो, अवे फ्रॉम यू। यानी कि अगर आप मॉलिक्यूल को यहां से ऑब्जर्व करते हो तो यहां से ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल अवे फ्रॉम यू आएगा। तो जब मॉलिक्यूल अवे फ्रॉम यू आएगा तो ये आपका राइट हैंड, इस हैंड से इस वाले बॉन्ड को पकड़ो और इस हैंड से, लेफ्ट हैंड से इस वाले बॉन्ड को पकड़ो। ठीक, तो और क्या कर दो, जब आप इन दोनों बॉन्ड्स को इस तरह से पकड़ोगे, आपने ऐसे बॉन्ड को पकड़ा, राइट हैंड से ये वाला बॉन्ड, लेफ्ट हैंड से ये वाला बॉन्ड, और क्या कर दो, इस तरह से स्ट्रेच कर दो। तो आपने ये 2 बॉन्ड पकड़े हुए, इन 2 बॉन्ड्स को क्या कर दिया आपने, ऐसे स्ट्रेच कर दिया। जब आप इन 2 बॉन्ड को ऐसे स्ट्रेच करोगे तो जो फ्लोरीन है वो कहां पर जाएगा, वर्टिकल पर आपके हेड के ऊपर, और जो आयोडीन है वो कहां जाएगा, बॉटम की साइड, और Br राइट साइड में, क्लोरीन आपका लेफ्ट साइड में। तो बस यही रिप्रेजेंटेशन आप फिशर में डाल दो। फ्लोरीन कहां पर आ रहा है आपका, टॉप पर, आयोडीन कहां पर आ रहा है, बॉटम पर, ब्रोमीन कहां पर आ रहा है,
राइट साइड पर, क्लोरीन कहां पर आ रहा है, लेफ्ट साइड पर। बस आपको क्या करना है, खुद को अपने आप को मॉलिक्यूलर लेवल पर एज्यूम करना है, और राइट हैंड से एक बॉन्ड को पकड़ो, लेफ्ट हैंड से दूसरे बॉन्ड को पकड़ो, उसको स्ट्रेच कर दो, जो ऊपर है उसको वर्टिकल लाइन पर लगा दो, जो आपका राइट हैंड है उसको राइट हैंड साइड में जो एटम है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट में जो एटम है लेफ्ट साइड में, और जो बचा हुआ है वो आपका बॉटम पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। ओके तो अब यहां पर मुझे क्या करना है, अगर मुझे RS कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है, RS नेमिंग ड्रॉ करनी है, तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, जो सबसे पहले आप यहां पर कायरल कार्बन पर जितने भी ग्रुप अटैच्ड हैं, आप क्या करने वाले हो, उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करने वाले हो। तो लिखना शुरू करो, फॉर RS नेमिंग, for RS naming, first we have to, for RS naming, first we have to decide priority, we have to decide priority of all substituents, we have to decide priority of all substituents attached to chiral carbon, attached to chiral carbon by using Kahn-Ingold Prelog system। जो हम प्रायोरिटी असाइन करेंगे किस मेथड से करने वाले, बाय यूजिंग Kahn-Ingold Prelog सिस्टम, जो कि हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर डिसाइड कर चुके हैं। वहां पर हम लोगों ने उसके रूल्स किए थे कि किस तरह से आप प्रायोरिटी को असाइन करते हो वहां पर। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या होगा, अपना प्रायोरिटी को असाइन करने का होगा। ठीक, ओके, अब उसके बाद सबसे पहले हमने प्रायोरिटी असाइन की, अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, नेक्स्ट हमको करना है, इफ, फुल स्टॉप के बाद लिखो, इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट, इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट at, if lowest substituent priority if lowest priority substituent is present at dash bond or away from the observer, if lowest priority substituent is present at dash bond or away from the observer, ठीक, and the priority and the decreasing order of priority of remaining three substituents, and the decreasing order of priority of remaining substituent is clockwise, then isomer will be named as R isomer, then isomer will be named as R isomer। तो देखो यहां पर मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं उनकी प्रायोरिटी असाइन करोगे, उसके बाद इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट एट डैश बॉन्ड, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट है वो कहां पर प्रेजेंट होना चाहिए, डैश बॉन्ड पर, और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, लोवेस्ट प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट कहां पर है, डैश बॉन्ड पर है, या फिर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, एंड द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, और फिर प्रायोरिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, एंड द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द रिमेनिंग सब्स्टिट्यूएंट, जो रिमेनिंग थ्री सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी प्रायोरिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर क्लॉकवाइज है तो आइसोमर का नेम क्या हो जाएगा, आर। ठीक, एंड कंटिन्यू करो, एंड इफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, एंड इफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी is anti-clockwise, and if decreasing order of priority is anti-clockwise, then isomer will be named as S isomer, then isomer will be named as S isomer। अगर प्रायोरिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज आ गया, तब आप क्या बोलने वाले हो, उसको S isomer बोलने वाले हो। एक
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है, RS configuration and rotation of plane polarized light, there is no relation between them. अगर मॉलिक्यूल आर है, मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन आर आ रहा है, तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं होने वाला है कि मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा. मॉलिक्यूल लिवर रोटेटरी भी हो सकता है, मॉलिक्यूल आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकता है. तो कोई भी रिलेशन नहीं होता है. RS कॉन्फ़िगरेशन एंड रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम. आर कॉन्फ़िगरेशन वाला मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो और रोटेटरी भी हो सकता है और लिवर रोटेटरी भी हो सकता है. दोनों का कोई रिलेशन नहीं होता है. तो अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं. ओके, ये मैंने यहां पर कंपाउंड लिया हुआ है. अब सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, इनकी प्रायोरिटी असाइन करनी है. 1 2 3 4. जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है, तो जो हम प्रायोरिटी असाइन करते हैं वो किसके बेसिस पर करते हैं? एटॉमिक नंबर के बेसिस पर करते हैं. जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी. तो अब हमको क्या करना है, जब हमें RS कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है, तो RS कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने के लिए जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है, लोवेस्ट प्रायोरिटी से अब हमको कोई मतलब नहीं है. लोवेस्ट प्रायोरिटी को साइड करो. जो रिमेनिंग 3 ग्रुप्स हैं उनकी प्रायोरिटी अब हमको, उनकी प्रायोरिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर अब हमको चेक करना है. अब प्रायोरिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है. अगर प्रायोरिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज आता है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ऐसा आ जाएगा. अब मान लो मैंने क्या ले लिया, इसका मिरर इमेज ले लिया. ठीक, तो अब मैंने क्या ले लिया, इसका मिरर इमेज लिया. तो जब मैं इसका मिरर इमेज लेता हूं तो मिरर इमेज लेने पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ ऐसा आ जाएगा. ओके, ये आया. अब यहां पर फिर से प्रायोरिटी 1 2 3 4. अब प्रायोरिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज आ गया. अगर प्रायोरिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्लॉकवाइज आता है तो क्या हो जाएगा? आर. तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो एक दूसरे के इनेंशियोमर्स होते हैं, जो क्या होते हैं, एक दूसरे के इनेंशियोमर्स होते हैं, उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है? हमेशा अपोजिट होता है. इसका कॉन्फ़िगरेशन एस था तो इसके इनेंशियोमर का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? आर आ गया. तो अगर आपको कोई भी रैंडम मॉलिक्यूल दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल, तो आप क्या करो, सीधा सीधा उनका कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर लो. कॉन्फ़िगरेशन असाइन किया, जैसे यहां पर मैंने एस और आर है, इस तरह से मैंने कॉन्फ़िगरेशन असाइन किया. अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम आया तो क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल मॉलिक्यूल आ जाएगा. अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम आता है, जैसे ये एस था, मैंने यहां पर दूसरा इसी का मॉलिक्यूल ड्रॉ किया, मिरर इमेज नहीं लिया, कोई प्रायोरिटी को चेंज करके ड्रॉ किया, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन सेम आया तो क्या आ जाएगा? आइडेंटिकल मॉलिक्यूल. और अगर कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आता है तो इसका मतलब इनेंशियोमर. और अगर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आता है, यानी कि एक से ज्यादा कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आ गया, यानी कि सेम भी नहीं आया और अपोजिट भी नहीं आया, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? डायस्टेरियोमर आ जाएगा. अभी उसका भी एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं. ठीक, एक कंपाउंड आपको ये दिया हुआ है,
ओके, एक कंपाउंड आपको ये दे दिया। तो अब क्या करना है, मेरे को इन दोनों का रिलेशन फाइंड करना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल। तो अभी मुझे रिलेशन फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, प्रायोरिटी असाइन करूंगा सबसे पहले। तो इसकी प्रायोरिटी 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2 CH3, ये क्या आ जाएगा CH3। तो यहाँ पर फर्स्ट कनेक्टेड एटम दोनों में सेम हो गया। उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर मिथाइल 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। अब प्रायोरिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, लोवेस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पर है या फिर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर क्लॉकवाइज आया डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो क्या हो गया आर आ गया। अब देखो यहां पर अगेन 1 2 3 4। तो अब आपके पास क्या है, अब आप क्या किस तरह से सॉल्व करोगे इस टाइप के क्वेश्चन को। यहां पर एक चीज आप लोग ऑब्जर्व करो, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है वो डैश बॉन्ड पर नहीं है, ठीक। डैश बॉन्ड पर क्या दिया हुआ है, सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप दिया हुआ है। तो आपके पास दो मेथड हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। किस तरह से, पहला मेथड क्या दिया हुआ है, आप क्या कर दो, हाइड्रोजन और इथाइल इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो। हाइड्रोजन और इथाइल दोनों को आपने क्या करा, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर दिया। तो जैसे ही आपने इन दोनों को इंटरचेंज किया, तो इंटरचेंज करने पर हाइड्रोजन यहां पर, इथाइल यहां पर, मिथाइल एंड OH, ये पार्ट आया। अब प्रायोरिटी 1 2 3 4। तो अभी क्या आ रहा है, एक इन दो ग्रुप को आपने इंटरचेंज किया, अभी क्या आ गया इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया आपका S। तो यहां पर आपने क्या किया, एक बार इंटरचेंज किया, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपका S आ रहा है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, तो जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, ओरिजिनल मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो इंटरचेंज करने पर दो ग्रुप को अगर आप आपस में इंटरचेंज करते हो, तो दो ग्रुप को आपस में इंटरचेंज करने पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन R था, आपने दो मॉलिक्यूल को इंटरचेंज किया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, S आ गया। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अभी मैं लिखा दूंगा इस पॉइंट को। ओके, एक तो ये हुआ, आप इस तरह से कर सकते हो, या फिर दूसरा जो मैंने पॉइंट बोला कि शुरू में जो डेफिनेशन लिखाई थी कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर हो, या तो आप इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व ही इस तरह से करो कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या हो जाए, अवे फ्रॉम द यू हो जाए। तो अब आप क्या करो, इस मॉलिक्यूल को इस डायरेक्शन से ऑब्जर्व करो, ठीक। इस डायरेक्शन से क्या करो, आप मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करो। जब इस डायरेक्शन से आप मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्वर, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, फ्रंट पर आएगा इस तरह से, और ये कहां पर आ जाएगा, राइट साइड में आएगा, और ये कहां पर आ जाएगा आपका लेफ्ट साइड में, और ये कहां पर होगा, अवे फ्रॉम यू हो जाएगा। तो 1 2 3, तो कैसा आ जाएगा, यानी कि जैसे अभी है मैं खड़ा हुआ हूं, तो मेरे बिल्कुल फ्रंट पर क्या आ गया, OH आया, राइट साइड में इथाइल आ जाएगा, और लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा, और बिल्कुल फ्रंट पर क्या आ जाएगा, नीचे की साइड में हाइड्रोजन। तो 1 2 3, तो क्या आ गया आपका R आ जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो एक छोटा सा नोट पॉइंट करके लिख लो यहां पर, if we interchange two group at chiral center, if we interchange two group at chiral center, then configuration of that carbon will be opposite to the original molecule. If we interchange two group at chiral carbon, then configuration of chiral carbon will be opposite to the original molecule. तो जैसे हमने यहां पर किया, हमने क्या कर दिया,
2 ग्रुप को इंटरचेंज किया तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा किसका, ओरिजिनल मॉलिक्यूल का। तो अगर इसका S आ रहा है तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल का क्या आ रहा होगा, R आ रहा होगा, क्योंकि इसका क्या करना है, अपोजिट करना है। तो हमको क्या करना था, इन दोनों के बीच रिलेशन निकालना था। इसका कॉन्फ़िगरेशन भी R आया और इसका कॉन्फ़िगरेशन भी R आया, तो दोनों क्या हो गए, दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कोई डिफरेंट ही लेकर के चलते हैं। ठीक, ये दिया हुआ है आपको, वन टू, इसको मैं यहां पर रफ कर देता हूं। एक मॉलिक्यूल और ड्रॉ करते हैं हम, M H O H NH2 ET H, थर्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स आपको दिए हुए हैं। व्हाट इज relation between first and second, first and third, first second and first and third, सी भी ले लेते हैं, चलो सेकेंड एंड थर्ड, इनके बीच क्या करना है, आपको रिलेशन फाइंड करना है। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, अच्छा देखो यहाँ पर अभी जो ये कंपाउंड दिया हुआ है ये आपको क्या दिया हुआ है, फिशर में दिया हुआ है। तो और अभी जो हम लोगों ने RS नेमिंग का पढ़ा है वो किस में पढ़ा है, केवल 3 डायमेंशनल पढ़ा है। तो यहाँ पर अगर आपको फिशर प्रोजेक्शन में कंपाउंड दिया हुआ है तो उसके लिए RS नेमिंग हम किस तरह से करेंगे, तो लिखो इसके अंदर RS नेमिंग अगर इस टाइप के कंपाउंड में आपको करना है, if lowest priority substituent, if lowest priority substituent is on vertical line, if lowest priority substituent is on vertical line and the decreasing order of priority and decreasing order of priority of remaining substituent, decreasing order of priority of remaining substituent is clockwise, then isomer will be named as R isomer। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में आइसोमर्स का नेम क्या हो जाएगा, R आइसोमर। और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज, तो आइसोमर का नाम क्या हो जाएगा, S आइसोमर आ जाएगा। क्लियर। और अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट कहां पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, पहले कहां पर लिया था हमने, वर्टिकल लाइन पर, और अगर मैं बोल रहा हूं कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है वो कहां पर आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन पर, जैसे यहां पर ले लो, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर आया, एंड द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ रिमेनिंग सब्स्टिट्यूएंट इज क्लॉकवाइज, तो आइसोमर क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पर अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पर है और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी क्लॉकवाइज, तो आइसोमर R, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी एंटी क्लॉकवाइज, तो आइसोमर S। क्लियर पॉइंट। अब अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर यानी कि इस वाली लाइन पर, तो उस केस में क्या आ जाएगा,
अगर प्रायोरिटी का ऑर्डर क्लॉकवाइज है तो आइसोमर एस हो जाएगा, प्रायोरिटी का ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज है तो आइसोमर आर हो जाएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ओके, तो अभी हम इसकी बात करते हैं। तो प्रायोरिटी का ऑर्डर, एटॉमिक नंबर, देखो ये कार्बन है, अब इससे कनेक्टेड फर्स्ट एटम हमको चेक करना है। तो पहला ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर फिर से कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, तो 1, उसके बाद 2। इस वाले ग्रुप को मैंने प्रायोरिटी 2 दी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पर ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ नाइट्रोजन और कार्बन अटैच्ड है, तो ये 2 आ गया और ये 3 और ये आपका आ गया 4। ठीक, अब देखो जो मैं बोल रहा था, लोवेस्ट प्रायोरिटी कहां पर आ गया आपका? हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ गया। तो 1 2 3 आर आना चाहिए नॉर्मल वे के अकॉर्डिंग, लेकिन लोवेस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पर है तो क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। ठीक, अब फिर से इसकी नेमिंग, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा आएगा 1, यहां पर इस कार्बन के साथ ये कार्बन, यहां पर फिर से कार्बन, लेकिन इस कार्बन के साथ कार्बन अटैच्ड है और इसके साथ कार्बन के साथ ऑक्सीजन, तो ये 2 3 4 1 2 3, तो फिर से क्या आ गया? क्लॉकवाइज आया। लोवेस्ट प्रायोरिटी कहां पर है? हॉरिजॉन्टल पर, तो क्लॉकवाइज का एस हो जाएगा। देखो इस तरह से मैं कहना चाह रहा था आपको, यहां पर मिथाइल, ऑक्सीजन, इथाइल, हाइड्रोजन। अभी यहां पर 1 2 3 4 लोवेस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पर है, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा? क्लॉकवाइज तो आर। अब यहां पर अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ गया तो क्लॉकवाइज होने पर क्या हो जा रहा है? एस हो जा रहा है। जैसे यहां पर हुआ 1 2 3 क्लॉकवाइज ही तो आ रहा था, लेकिन लोवेस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पर है तो क्या हो गया? एस हो गया। बस हमको वो बात ध्यान रखनी है। ओके, अब हम बात करते हैं कब, अब आर एस नेमिंग करते हैं। जब भी इस तरह से रिलेशन के लिए बोला जाए तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आर एस नेमिंग करोगे। अब हम क्या करते हैं? इसकी आर एस नेमिंग करते हैं। 1, अगेन ये वाला कार्बन, 2 3 4, तो क्या जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, लोवेस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पर तो आर आ गया। 1 2, इस कार्बन की प्रायोरिटी 2 3, अब ये क्या आया? फिर से एंटी क्लॉकवाइज आया। एंटी क्लॉकवाइज लोवेस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पर तो आर आ गया। ओके, अब यहां पर डिसाइड करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो क्या हो जाएगा? आर। 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एस आना चाहिए, लेकिन क्या हो जाएगा? 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज एस आ रहा है तो क्या हो जाएगा? आपका आर हो जाएगा। वन टू थ्री एंटी क्लॉकवाइज एस तो आपका आर आ गया। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? यहां पर जो रिलेशन वाला पार्ट है वो रिलेशन अब हमको चेक करना है। तो अब देखो रिलेशन हम किस तरह से यहां पर चेक करने वाले हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब हम क्या करेंगे? इसकी कंपैरिजन, मिथाइल वाले कार्बन की कंपैरिजन हम इसके साथ करेंगे और नाइट्रोजन वाले कार्बन की कंपैरिजन हम इसके साथ करेंगे। तो ये एस था, ये आर हुआ, ये एस था, ये आर हुआ, तो जो कॉन्फ़िगरेशन इसका था एग्जैक्टली अपोजिट आ गया। अगर कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आता है तो वो क्या हो जाएंगे? इनएंशियोमर्स आ जाएंगे। ठीक, अगर कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? अगर कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आता है तो हम उनको क्या बोलने वाले? इनएंशियोमर्स बोलेंगे। ओके, अब फर्स्ट एंड थर्ड, ये फर्स्ट है और ये आपका क्या दिया हुआ है? थर्ड दिया हुआ है। तो देखो फिर से वही, ये एस है और ये दोनों एस एस है, यहां पर ये दोनों क्या आ गए? आर आर आ गए। तो यानी कि जो कॉन्फ़िगरेशन इसका एग्जैक्टली इसका क्या आ गया? अपोजिट आ गया, तो ये भी क्या हो जाएंगे? इनएंशियोमर।
और सेकंड एंड थर्ड दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो आइडेंटिकल आ जाएंगे। ओके, अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने का मतलब मेरा क्या हुआ, मॉडिफिकेशन में इस तरह से कर रहा हूं कि यहां पर चलो फोर्थ वही बना देता हूं, फोर्थ मॉलिक्यूल ही बना देता हूं एक, तो जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको उसका आइडिया लग जाएगा। ओके, ये आपको दे दिया फोर्थ कंपाउंड। अब इसकी आरएस नेमिंग करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहां पर एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल पर आर आ गया। ओके, अब इसका 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है और लोवेस्ट प्रायोरिटी कहां पर है, वर्टिकल लाइन पर, तो वर्टिकल पर है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वह लोवेस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पर होने पर अगर प्रायोरिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्लॉकवाइज तो आर, डिक्रीजिंग ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज तो एस। ओके, अब मैं यहां पर क्या करना चाह रहा हूं, मैं यहां पर कंपेयर करना चाह रहा हूं किसकी, फर्स्ट एंड फोर्थ की, फर्स्ट एंड फोर्थ की मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं। ओके, अब देखते हैं। अब देखो, फर्स्ट में OH वाला काइल कार्बन, इसको आपने कंपेयर किया इसके साथ, नाइट्रोजन वाला काइल कार्बन इसको कंपेयर किया आपने इसके साथ। अब यहां पर S था, यहां पर R हुआ, ये S था, ये क्या हो गया, S रहा। तो जैसे फर्स्ट और सेकंड में क्या हुआ था, एकदम जो इसका कॉन्फ़िगरेशन था उसका एग्जैक्टली अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन था, लेकिन यहां पर आपका कंप्लीटली अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो फोर्थ वाला मॉलिक्यूल है ये इसका स्टीरियो आइसोमर तो है, ठीक, स्टीरियो आइसोमर है, बट मिरर इमेज नहीं है। स्टीरियो आइसोमर्स है बट मिरर इमेज नहीं है, तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते थे, जो स्टीरियो आइसोमर्स तो है बट मिरर इमेज नहीं होते, उनको हम क्या बोलते थे, डायस्टीरियोमर्स। तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्या आ जाएंगे, डायस्टीरियोमर्स आ जाएंगे, क्योंकि जो इनका कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट नहीं आ रहा है। अगर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली अपोजिट आ जाता तो वो क्या हो जाते, एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हो जाते, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली अपोजिट नहीं आया, तो इसका मतलब इनेंशियोमर्स नहीं है, स्टीरियो आइसोमर्स है, तो क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोमर्स आ जाएंगे। तो जब भी आपको कंपाउंड दिया जाए, क्वेश्चन दिया जाए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू कंपाउंड्स, तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा उनकी आरएस नेमिंग करनी है। आरएस नेमिंग करने के बाद आप चेक करोगे कि कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है या फिर कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आ रहा है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसमें हम कॉन्फ़िगरेशन ही चेक करेंगे कि कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा। क्लोरीन लिया हुआ है या फिर क्लोरीन, चलो क्लोरीन ही ले लेते हैं। ओके, तो ये हुआ कार्बन 1 और ये हुआ कार्बन 2। तो अब हमको क्या करना है, कार्बन 1 एंड कार्बन 2 दोनों कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करना है, यानी कि आरएस नेमिंग डिसाइड करनी है।
तो सबसे पहले मैं यहाँ से प्रायोरिटी स्टार्ट करता हूँ, प्रायोरिटी असाइन करना। तो पहले कनेक्टेड एटम का एटॉमिक नंबर यहाँ पर ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा आएगा तो 1, उसके बाद इस कार्बन के साथ यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर ये कार्बन, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन और क्लोरीन, तो इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी 2, इसकी 3 और ये 4। तो अगेन जो लोवेस्ट प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है वो डैश पर है, तो 1 2 3 क्या आ गया आर आ गया। यहां पर अगेन 1 2 3 और ये 4। तो अब यहां पर जो लोवेस्ट प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है, लोवेस्ट प्रायोरिटी डैश पर नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, यहां पर इसको इंटरचेंज कर लोगे। केवल इतना ही पार्ट में ले रहा हूं, यहां पर आपने क्या किया, इंटरचेंज किया क्लोरीन और यहां पर OH और यहां पर क्या ले गए हाइड्रोजन। इसकी प्रायोरिटी जो आपने डिसाइड की थी, जो प्रायोरिटी असाइन की थी, वो प्रायोरिटी इसकी 1 थी, इसकी 2 थी और ये जो ग्रुप था इसकी प्रायोरिटी 3 थी और हाइड्रोजन की 4, यानी कि इस वाले पार्ट की प्रायोरिटी 3 थी। अब 1 2 3 क्लॉकवाइज, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ R। और मैंने आपको बोला था, यहां पर मैं लिख देता हूं H एंड OH, मैंने आपको बोला था कि अगर आप दो ग्रुप को इंटरचेंज करते हो, दो ग्रुप को इंटरचेंज करने पर कायरल सेंटर का जो कॉन्फ़िगरेशन आता है वो पहले का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो इसका अगर R आ रहा है तो इस वाले कार्बन का क्या होगा, S होगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर सकते हो कि जो कंपाउंड दिया हुआ है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, उन क्वेश्चंस को ट्राई करना। यहां पर इसका कॉन्फ़िगरेशन ट्राई करना, इस पूरे मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन एंड PH CHO H OH कार्बोक्सिलिक एसिड एंड मिथाइल। यहाँ पर ये दो दिए हुए, इन दो मॉलिक्यूल्स का जितने भी कायल कार्बन है सभी कायल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन ट्राई करने की कोशिश करना। तो अभी मैं आपको फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज करा देता हूं, जो इंटरचेंजिंग वाला। अगर आप दो कार्बन को, दो ग्रुप को इंटरचेंज करते हो तो दो ग्रुप्स को इंटरचेंज करने से हमेशा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। दो ग्रुप को इंटरचेंज करोगे कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि पहले कंपाउंड दिया था, उसके दो ग्रुप को इंटरचेंज करने के बाद जो कंपाउंड बनकर के आया उसका कॉन्फ़िगरेशन और पहले वाले का कॉन्फ़िगरेशन दोनों का क्या होने वाला है, अपोजिट होने वाला है। रोटेशन ऑफ chiral carbon in plane of paper, rotation of chiral carbon in plane of paper। तो लिखो इसके अंदर, अभी बताता हूं मैं, वो इस पॉइंट को भी अभी कंक्लूड करता हूं। if we rotate molecule by 90 degree in the plane of paper, if we rotate molecule by 90 degree in the plane of paper, then configuration of new isomer will be opposite
to the original isomer, then configuration of new isomer will be opposite to the original isomer. And if we rotate by 180 degree, and if we rotate by 180 degree, then configuration of new isomer will be equal to original isomer. Then configuration of new isomer will be equal to original isomer. तो इस पॉइंट को अभी देखते हैं हम. PH HOH मिथाइल. तो इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2, 3 एंड 4. तो अभी अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका नेम आया S. ठीक, अब आपने क्या किया? 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, पूरे मॉलिक्यूल को 90 डिग्री से रोटेट कर दिया. किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया. तो जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो OH अभी हॉरिजॉन्टल पर है, तो कहां पर आ जाएगा? वर्टिकल पर. हाइड्रोजन वर्टिकल पर है, तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल पर. Me यहां पर और PH यहां पर. क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर दिया. अब प्रायोरिटी 1, 2, 3 एंड 4. अभी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, प्रायोरिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर. एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आ रहा है, लेकिन लोवेस्ट प्रायोरिटी कहां पर है? हॉरिजॉन्टल पर दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, और क्या आ जाएगा? R आ जाएगा. तो अगर कॉन्फ़िगरेशन दो आइसोमर का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आता है तो उनको क्या बोलते हैं? इनएंशियोमर्स बोलते हैं. तो अगर आप दो ग्रुप को इंटरचेंज करते हो तो दो ग्रुप को इंटरचेंज करने पर भी इनएंशियोमर फॉर्म होते हैं. और अगर आप कायरल कार्बन को 90 डिग्री रोटेट कर देते हो, जैसे यहां पर ये ग्रुप दिया हुआ पूरे के पूरे को आपने इन द प्लेन ऑफ पेपर, आपको फ्लिपिंग नहीं करानी है, इन द प्लेन ऑफ पेपर ही आपको रोटेट करना है. तो प्लेन ऑफ पेपर आपने 90 डिग्री रोटेट किया, 90 डिग्री रोटेट करने पर भी आपको क्या बन करके आया? क्या मिला? इनएंशियोमर ही मिल रहा है, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? चेंज हो गया. अब इसको फिर से क्या कर दो? 90 डिग्री रोटेट कर दो, तो PH हॉरिजॉन्टल पर है, नीचे आया. OH हाइड्रोजन यहां पर, Me यहां पर. प्रायोरिटी 1, 2, 3, 4. एंटी क्लॉकवाइज लोवेस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पर है, तो ऐसा आ जाएगा. तो अगर आप ओरिजिनल मॉलिक्यूल को कंपेयर करते हो, ओरिजिनल मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो तो रोटेशन कितना हो गया? 180 डिग्री का रोटेशन आ चुका है. अगर दोनों में 180 डिग्री का रोटेशन आया, और दोनों का कॉन्फ़िगरेशन चेक करो जरा. इसका कॉन्फ़िगरेशन S और इसका कॉन्फ़िगरेशन S, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन कितना आ रहा है? सेम ही आ रहा है. तो अगर 180 डिग्री रोटेट करते हो तो आपको आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिलेगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला मॉलिक्यूल मिलेगा. और अगर आप 90 डिग्री रोटेट करते हो तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, और आपको क्या मिलने वाला है? इनएंशियोमर मिलेगा, अगर आप 90 डिग्री को चेंज करते हो. ओके, आपको याद होगा क्लास के स्टार्टिंग में, लास्ट क्लास के स्टार्टिंग में बोलो, या फिर जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था उसके स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि मॉलिक्यूल के अंदर कायरल कार्बन होना ज़रूरी है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए. फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बोला था कि बहुत सारे कंपाउंड्स हमें ऐसे मिलने वाले हैं जिनके अंदर कायरल कार्बन तो प्रेजेंट होगा, बट वो कंपाउंड फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होने वाले हैं. तो ऐसे कंपाउंड्स भी हमको मिलते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं. क्यों? क्योंकि उनके अंदर किसी टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट होती है, और वो किस टाइप की सिमेट्री होती है वो भी हम यहाँ पर देखते हैं.
तो इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री यानी कि अगर कंपाउंड के अंदर दो टाइप ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, इवन दो इट कंटेन्स कायरल कार्बन। भले ही कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट है, बट कंपाउंड क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा अगर उसके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट है। तो लिखो इसके अंदर, इफ given molecule, if given molecule, note down करो, if given molecule possess given symmetry, if molecule possess given symmetry, compound will be optically inactive even though it contains plain, even though it contains chiral carbon। तो अगर जो मैं यहाँ पर सिमेट्री लिखाने वाला हूँ, अगर उनमें से कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट है तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, भले ही उसके अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट हो। तो पहली सिमेट्री क्या आ जाएगी आपकी? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हुआ? इफ ए कंपाउंड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, अगर कोई भी कंपाउंड आपको दिया हुआ है, यू कैन डिवाइड दैट कंपाउंड इनटू इक्वल हाफ, देन इट इज देन कंपाउंड सेड टू बी हैव ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर आप कंपाउंड को दो इक्वल पार्ट में, मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। लिखो, इफ ए मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड, इफ ए मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट, if a molecule can be divided into two equal parts, then molecule contain plane of symmetry, then molecule contains plane of symmetry। तो इस तरह से देख सकते हैं हम इसको। जैसे ये दिया हुआ है कंपाउंड, अगर इसको मैं यहां पर इस मॉलिक्यूल के अंदर एक प्लेन सेट कर दूं इस तरह से, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या आ जा रहे हैं? एक दूसरे के मिरर इमेज आ जा रहे हैं। तो इस टाइप से अगर कोई भी मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है, इफ ए मॉलिक्यूल can be divided into two equal parts, then compound is said to be, or molecule is said to be have plane of symmetry। तो मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो क्योंकि दो इक्वल पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने डिवाइड किया, तो इस टाइप के कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स हैविंग इंटरनल कंपनसेशन। ठीक, तो और सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स, जैसे ये कंपाउंड दिया हुआ है, सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड मीसो कंपाउंड। तो नेक्स्ट लाइन से लिखो, पहले ये एग्जांपल लिख लो। चलो एक एग्जांपल और लिखा देता हूं। ये आया। अब देखो यहां पर OH OH दोनों वेज बॉन्ड पर दिए हुए, इसको भी क्या कर सकते हो? अब इस तरह से कट कर सकते हो। तो इस कंपाउंड के अंदर भी क्या आ गई? प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। लेकिन अगर आपको कोई कंपाउंड ऐसा दिया हुआ है, मिथाइल यहां पर इस कंपाउंड के अंदर अब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कार्बन पर मिथाइल वेज पर है, दूसरे पर मिथाइल डैश पर है।
तो दोनों को जब आप यहां से कट करोगे तो दोनों सिमिलर ग्रुप केस पर होने चाहिए, सेम टाइप ऑफ बॉन्ड पर प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे वेज पर मिथाइल है तो यहाँ पर भी मिथाइल किस पर होना चाहिए, वेज पर ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ था, ये मिथाइल आपका वेज, OH आपका वेज पर था, यहाँ पर भी वेज पर, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और इस टाइप के कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हो, सिस कंपाउंड बोलते हो। यहाँ पर दोनों अपोजिट पर आ रहे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो इस टाइप के कंपाउंड को आप क्या बोलते हो, ट्रांस कंपाउंड बोलते हो। ठीक, तो नेक्स्ट लाइन में लिखो, कंपाउंड हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, compounds having plane of symmetry are also called, compounds having plane of symmetry are also called meso compound. Compounds having plane of symmetry are also called meso compound. All meso compounds, all meso compounds are optically inactive. All meso compounds are optically inactive. जितने भी meso compounds हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। यानी कि जिन कंपाउंड्स के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी वो सारे के सारे कंपाउंड्स आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। इस तरह से भी देख सकते हो, देखो ये दिया हुआ है, देखो यहाँ पर। अब अगर आप यहाँ पर इसको इस तरह से कट, कोई एक प्लेन ड्रॉ करते हो, ये क्या हुआ, ये हुआ आपका सिस और ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिमिलर ग्रुप सेम काइंड ऑफ बॉन्ड पर प्रेजेंट है, यहाँ पर अपोजिट बॉन्ड पर प्रेजेंट है। तो अगर आप यहाँ पर एक प्लेन कट करते हो, कौन सा, जो कि इस बॉन्ड से पास होकर के जाए, यहाँ पर इस तरह से पास होकर के जाए, आपने कोई एक प्लेन इस तरह से यहाँ पर कट किया, तो जब आप उस प्लेन को कट करते हो तो ये दोनों के दोनों मिथाइल क्या आ जाएंगे, इस प्लेन के अंदर आ जाएंगे। इस प्लेन के अंदर आ गए तो ये राइट साइड वाला पार्ट और ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट, दोनों के दोनों पार्ट क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो इस कंपाउंड के अंदर क्या आ जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर इस कंपाउंड के अंदर आ गई तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सेम कंडीशन आप यहां पर लगा सकते हो। अगर आप इस मॉलिक्यूल को भी यहां पर ऐसे करके कट करते हो, प्लेन लेकर के आपने कट किया, फिर से दोनों के दोनों मिथाइल एक ही प्लेन में आ गए। दोनों मिथाइल अगर एक ही प्लेन में आ जाते हैं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। तो फिर से ये भी क्या आ जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। तो दोनों के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये कोई जरूरी कंडीशन नहीं है कि आपको अगर सिस दिया हुआ होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव आएगा, ट्रांस दिया हुआ होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव आएगा। आपको चेक करना है कि कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, आपको उस तरह से चेक करना है। सेंटर ऑफ सिमेट्री, कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो या फिर कंपाउंड के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, तो दोनों ही कंडीशन में कंपाउंड क्या आ जाएगा, जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव आ जाएगा। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, इसको भी अभी देखते हैं। ओके, तो देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री को मैं समझा देता हूं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है।
ओके, ये आपको कोई एक कंपाउंड दिया हुआ है, अब इस टाइप का ग्रुप दिया हुआ है, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर रहा हूँ, मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH OH। ठीक, ये आपको कोई एक कंपाउंड दिया हुआ है। अब क्या दो, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का कोई एक सेंटर चूज करो। ठीक, ये इस कंपाउंड का पूरे मॉलिक्यूल का आपने एक सेंटर चूज किया। अगर आप इस सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हो, अपोजिट डायरेक्शन में आप मूव करने का मतलब एक बार आप इस साइड को मूव किया और एक बार आपने इस साइड को मूव किया। इफ वी मूव फ्रॉम द सेंटर in equal distance at opposite direction and find same substituent or group, then that center is called center of symmetry। तो अगर हम इस सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पर मूव कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इस पॉइंट से पहले मैं ऊपर गया, हाइड्रोजन मिला, नीचे आया हाइड्रोजन मिला, इस पॉइंट के इस साइड आया मिथाइल, इस साइड गया फिर से मिथाइल, अब इसके ऊपर की साइड जा रहा हूं OH, नीचे की साइड आया OH, और यहां पर H और यहां पर फिर से H। तो ये जो पॉइंट है ये क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। तो कोई भी ऐसा सेंटर जिसके अबाउट आपको क्या मिल जाए, प्लेन ऑफ, जिसके अबाउट अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हो और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने पर आपको क्या मिल जाए, सेम सब्स्टिट्यूएंट या फिर सेम ग्रुप मिल जाए, तो ऐसे सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। और ये क्या आ जाएगा आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव आ जाएगा, जिसके अंदर भी इस टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट होगी। और इंपॉर्टेंट बात, सिमेट्री पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चार ग्रुप दिए हुए, चार में से 3 के अंदर तो सिमेट्री आ गई, 4th के अंदर सिमेट्री नहीं आ रही है, तो वो नहीं होने वाला। सिमेट्री, कंप्लीट सिमेट्री होनी चाहिए मॉलिक्यूल के अंदर। अगर कंप्लीट सिमेट्री नहीं है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री आप उसको नहीं बोलोगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, जितने भी ऐसे इस टाइप के कंपाउंड्स दिए हुए साइक्लिक कंपाउंड्स, अगर आप साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर सिमेट्री चेक करना चाह रहे हो तो मॉलिक्यूल मस्ट हैव इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग। जब मॉलिक्यूल के अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे तभी सिमेट्री आ सकती है। अगर आपको ओड दिए हुए हैं तो तब सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिया हुआ हो या फिर आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री दिया हुआ हो तो कभी भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं आने वाला है, हमेशा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। Okay, next point. Calculation of ऑप्टिकल आइसोमर। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस 1, मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। पहला केस क्या है, केस 1, मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। लिखना शुरू करो इसके अंदर, इफ गिवन मॉलिक्यूल कंटेन्स n number of, if given molecule contains n number of chiral center, if given molecules contain n number of, if given molecule contains n number of chiral center and it cannot be divided into, and it cannot be divided into 2 equal parts, it cannot be divided into
two equal parts, then optically active isomer will be equal to, then optically active isomer will be equal to 2 to the power n. Then optically active isomer will be equal to 2 to the power n. ये कंपाउंड दिया हुआ है आपको, तो इस कंपाउंड के अंदर किसी भी तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नजर आ नहीं रही है। अगर मैं कायरल सेंटर की बात करता हूं तो 1 2 3 4 कायरल सेंटर भी प्रेजेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर 2 टू द पावर n या फिर 2 टू द पावर 4 कितने हो जाएंगे? 16। केस सेकंड के अंदर लिखो, इफ मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट, यानी कि पहली कंडीशन कब थी? जब मॉलिक्यूल को आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहे थे। सेकंड कंडीशन, मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो अगर मॉलिक्यूल को टू इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर पा रहे हो तो उसके बाद फिर से कंडीशन आ जाती है, इफ मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स देन फर्स्ट केस में क्या आ जाएगा? फर्स्ट केस के अंदर लिखो, मॉलिक्यूल कंटेन्स इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर, then optically active isomer A is equal to 2 to the power n minus 1। ऑप्टिकली एक्टिव की बात हो रही है, ठीक। रेसिमिक मिक्सचर्स के कितने रेसिमिक मिक्सचर बनकर के आएंगे? A डिवाइडेड बाय का 2। अगर आपसे रेसिमिक मिक्सचर पूछा जा रहा है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? मीजो कंपाउंड आएगा। मीजो आइसोमर के कितने आइसोमर आपके क्या फॉर्म होने वाले? मीजो फॉर्म होने वाले हैं, 2 टू द पावर n बाय 2 माइनस का 1। मीजो आइसोमर कितने? 2 टू द पावर n बाय 2 माइनस का 1। और टोटल आइसोमर्स A प्लस m, यानी कि अगर आपको टोटल आइसोमर्स फाइंड करने हैं तो A प्लस m ऑप्टिकली एक्टिव प्लस का मीजो 2 टू द पावर n माइनस का 1 प्लस 2 टू द पावर n बाय 2 माइनस का 1, ये क्या आ जाएंगे? टोटल आइसोमर्स आ जाएंगे। तो ये था कौन सा? केस 1। ओके, अब इसके बाद लिखते हैं हम क्या? केस 2। केस 2 के अंदर लिखो बी पार्ट, if molecule contains odd number of अगर मॉलिक्यूल के अंदर क्या दिया हुआ है? odd number of, if molecule contains odd number of chiral carbon, then optically active isomer A is equal to 2 to the power n minus 1 minus 2 to the power n minus 1 divided by 2। अगर कंपाउंड के अंदर क्या दिए हुए? ओड नंबर ऑफ कायरल सेंटर दिए हुए,
then optically active isomer 2 to the power n minus 1 minus 2 to the power n by 2 n 2 to the power n minus 1 divided by का 2. रेसिमिक मिक्सचर कितना आ जाएगा a डिवाइड बाई 2, इतने आ जाएंगे आपके रेसिमिक मिक्सचर. मीजो आइसोमर स्मॉल m कितने आ जाएंगे 2 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएंगे आपके मीजो. और टोटल आइसोमर a प्लस m इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस का 1. तो ये आ जाएंगे आपके क्या टोटल आइसोमर्स. कब? जब कंपाउंड के अंदर ओड नंबर ऑफ कायरल कार्बन दिए हुए हो, ये कंडीशन आती है तब के लिए. ओके तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है. आइसोमेरिक ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला पार्ट भी आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है. तो थोड़ा सा लास्ट पार्ट ही बाकी है. ओके नेक्स्ट सम ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स विदाउट कायरल कार्बन. तो कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स है जिनके अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन वो क्या होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. तो उन कंपाउंड्स की हम बात करते हैं. जैसे सबसे पहले आता है क्या एलीन. एलीन या फिर क्यूमुलेटिव एल्कीन. क्यूमुलेटिव एल्कीन में क्या आ जाएगा, जो आपको पाई बॉन्ड्स दिए हुए होंगे कुछ इस तरह से. जो पाई बॉन्ड्स होंगे वो आपको इस तरह से, जो डबल बॉन्ड्स हैं वो आपको इस तरह से दिए हुए होंगे. तो इस टाइप के कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स कंटेनिंग दिस काइंड ऑफ पाई बॉन्ड्स आर कॉल्ड एलीन और क्यूमुलेटिव एल्कीन. तो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन जो है वो होती है एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर डिससिमेट्रिसिटी. कंपाउंड कैसा होना चाहिए, डिससिमेट्रिक होना चाहिए. कायरल कार्बन कोई जरूरी कंडीशन नहीं है, ध्यान रखना. कायरल कार्बन नेसेसरी कंडीशन नहीं है. नेसेसरी कंडीशन क्या है, डिससिमेट्रिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल डिससिमेट्रिक होना चाहिए. तो ये जो एलीन्स होते हैं, एलीन्स के जो कंपाउंड्स हैं, ये जो आपके 4 बॉन्ड्स हैं, ये 4 बॉन्ड्स डिफरेंट प्लेन में प्रेजेंट होते हैं. को किस तरह से, इन 4 बॉन्ड्स में से 2 बॉन्ड्स हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं और 2 बॉन्ड्स कहां पर होते हैं, वर्टिकल प्लेन में होते हैं. तो ये जो 2 बॉन्ड्स हैं, ये 2 बॉन्ड्स हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और ये जो 2 बॉन्ड्स दिए हुए हैं, ये 2 बॉन्ड्स कहां पर है, वर्टिकल प्लेन में है. तो यहां पर तो अब अगर आप मॉलिक्यूल को चेक करते हो तो मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा, डिससिमेट्रिक आ जाएगा. प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आने वाली है क्योंकि ये 2 बॉन्ड इस तरह से आ जाएगा, ये 2 बॉन्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन में और ये आपका वर्टिकल प्लेन में. तो किसी भी तरह से मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्रिसिटी नहीं आ रही है. मॉलिक्यूल क्या हुआ, डिससिमेट्रिक हुआ. तो यहां पर अब हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है, सब्स्टिट्यूएंट at each carbon atom must be डिफरेंट. ठीक, या फिर आप इस तरह से मान लो, जो लिमिटेशन हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अंदर लगाई थी कि जो रिस्ट्रिक्टेड एटम्स है, रिस्ट्रिक्टेड एटम पर जो 2 सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए. तो यहां पर वही लिमिटेशन भी आती है इसकी. तो ये जो 2 ग्रुप है
ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, आपके डिफरेंट होने चाहिए। इस पर जो ग्रुप इस पर है वो ग्रुप यहां पर हो सकते हैं, लेकिन एक पर ही दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। जैसे मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन, तो ये क्या आ जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर मैं यहां पर ये लेता हूं मिथाइल मिथाइल मिथाइल, ठीक, तो यहां पर तो दोनों डिफरेंट है, लेकिन इस वाले कार्बन पर क्या होगा, सेम आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव आ जाएगा। तो ये कंडीशन यहां पर आपको ध्यान रखनी है, जो एक ही कार्बन पर दो ग्रुप है वो दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। बाइफिनाइल, अब नेक्स्ट वन कौन सा आता है, बाइफिनाइल कंपाउंड्स। तो जो बाइफिनाइल कंपाउंड्स हैं, बाइफिनाइल कंपाउंड्स भी क्या आते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। किस तरह से वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो भी अभी हम देख लेते हैं। ये दिए हुए हैं आपको बाइफिनाइल कंपाउंड्स। तो यहां पर लिमिटेशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन, जो बाइफिनाइल कंपाउंड्स है, बोथ बाइफिनाइल कंपाउंड्स शुड बी डिफरेंटली ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड। यानी कि जो ऑर्थो सब्सटीट्यूशन है, ऑर्थो सब्सटीट्यूशन, इसका भी ऑर्थो इसका भी, ये दोनों ऑर्थो और ये दोनों ऑर्थो, दोनों ऑर्थो पोजीशन पर जो ग्रुप है वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ये x ये y, ये x ये y। तो अब ये ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होते हैं, देखो जैसे ये ग्रुप दे दिया आपके, ये इस तरह से बाइफिनाइल कंपाउंड्स हुए, तो यहां पर आपने ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप लगाया, यहां पर बल्कि ग्रुप, ये बल्कि ग्रुप, ये बल्कि ग्रुप। तो जब बल्कि ग्रुप एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो उनमें क्या होने लगेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस को मिनिमाइज करने के लिए एक फिनाइल ग्रुप क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा इस तरह से। अगर एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगा, एक कहां पर पहुंच जाएगा, वर्टिकल प्लेन में पहुंच जाएगा। तो अब इसके अंदर सिमेट्रिसिटी प्रेजेंट नहीं है। अगर सिमेट्रिसिटी प्रेजेंट नहीं है तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, सिमेट्रिसिटी प्रेजेंट नहीं है तो डिसिमेट्रिक हुआ, और डिसिमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं आपके, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो अब उसके लिए ये जो दो सब्स्टिट्यूएंट है ये दोनों क्या होने चाहिए, आपके डिफरेंट होने चाहिए। देखने में जब आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो तो क्वेश्चन में हो सकता है देखने में आपको लगे कि दोनों के दोनों मॉलिक्यूल प्लेनर, दोनों के दोनों बेंजीन रिंग प्लेनर है, लेकिन बेंजीन रिंग दोनों कभी भी इस तरह से प्लेनर नहीं होते हैं। दोनों के दोनों बेंजीन कभी भी एक प्लेन में नहीं आने वाले। CH3NO2 ये आ गया, तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा आपका, ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएगा। ठीक, ये ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर आपने सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूएंट ले लिए, अगर आपने सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूएंट ले लिया, कोई भी एक रिंग क्या है, सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड है, तो आप क्या कर सकते हो, इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर सकते हो।
अगर कोई भी बेंजीन रिंग इस तरह से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव आ जाएगा। क्लियर? लास्ट, स्पाइरो कंपाउंड्स। स्पाइरो कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनके अंदर दो रिंग अटैच्ड होते हैं इस तरह से। तो अगर मैं स्पाइरो कंपाउंड्स की बात करूं, स्पाइरो कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल टू एलीन। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। तो ये जो एक रिंग दिया हुआ है, इस रिंग को आप ट्रीट करो किसकी तरह? पाई बॉन्ड की तरह ट्रीट करो। ये एक रिंग दिया हुआ है, इस रिंग को आप पाई बॉन्ड की तरह ट्रीट करो। ये रिंग दिया हुआ है, इसको आप पाई बॉन्ड की तरह ट्रीट करो। तो कंडीशन क्या आ जाएगी? एलीन वाली कंडीशन बन जाएगी। तो यहां पर भी ये दो बॉन्ड कहां होने वाले हैं? वर्टिकल प्लेन में। और ये जो दो बॉन्ड है, ये दो बॉन्ड कहां पर आ जाएंगे? आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ जाएंगे। ठीक, तो जो कंडीशंस हमने एलीन कंपाउंड्स के लिए ली थी, सेम वही कंडीशन हम किसके लिए लेने वाले हैं? स्पाइरो के लिए। तो ये जो दो ग्रुप हैं, ये क्या होने चाहिए? डिफरेंटली सब्स्टिट्यूटेड होने चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव और अगर आपको कोई भी दो ग्रुप सेम सब्स्टिट्यूटेड कर दिए, जैसे यहां पर ये, तो दो इक्वल पार्ट आ गए, तो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाइफिनाइल का कंपाउंड, बाइफिनाइल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्पाइरो का क्वेश्चन अभी नहीं पूछा हुआ है, लेकिन बाइफिनाइल का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एलीन का क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से देख लेनी है। ठीक, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो स्टीरियो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर भी आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चंस, एक आधा क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो आज के लिए काफ़ी है। आज के लिए हम इसको एंड करते हैं।